नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल मैंने बिहार के ऊपर चर्चा की और आज मुझे बहुत सारे मित्रों के फोन आए, बहुत सारे दर्शकों के फोन आए कि मुझे बिहार पर चर्चा करनी चाहिए। पहले मैं नहीं सोचता था, लेकिन अब मैं बिहार पर गंभीरता से चर्चा की मैंने शुरुआत कर दी है, तो आपको कुछ सुनने को, देखने को मिलेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से उन सारी बातों को आपके सामने रखूं जो आपके हित में हो और जरूरी भी हो। अभी एक नारा धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है बिहार में, और वो नारा आ रहा है अलग अलग खेमों से। और ये नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये नारा उनका है जो मोदी के समर्थक हैं, मोदी में आस्था रखते हैं, मोदी में भरोसा रखते हैं, मोदी को जिताना भी चाहते हैं। लेकिन इस बार उनका मन थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे ये मन और बदलेगा। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो बदलाव के जो कारण दिए जा रहे हैं वो कारण इतने मजबूत हैं कि उस कारण को पकड़ने के लिए बिहार की आबादी लालायित होने जा रही है। मतलब उस कारण को पूरी तरह से पकड़ने जा रही है। और इसीलिए जो कहानी शुरू की गई है कि या तो हम 10 के नीचे रहेंगे या 150 पार, इसमें दम दिख रहा है। कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट को बुला लें आप, हर के पेशानी पे बल है और माथे से पसीना भी आना शुरू हो गया है। और अगर कोई चमत्कार हो जाए बिहार में तो आप उसे कमतर नहीं मानिएगा। कम से कम दो बातें तो जरूर होंगी। जो स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको अपने कार्य व्यवहार में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि स्वस्थ डेमोक्रेसी में, एक मजबूत प्रजातंत्र के लिए ये स्थिति सबसे माकूल होनी चाहिए। और ये होनी ही चाहिए कि सभी स्थापित राजनीतिक पार्टियों को जनता से डर लगना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि आप जनता को अपने खेमे में ले तो आए हैं, लेकिन वो आपके बंधुआ मजदूर नहीं हैं। जनता अगर नाराज होगी और जनता की अगर कहीं भी किसी भी कोने में अवहेलना हुई तो किसी खास मुद्दे विशेष पर वो आपके साथ जुड़ेंगे तो, लेकिन आपको छोड़ भी सकते हैं। इस डर का एहसास होना चाहिए। तभी जनतंत्र मजबूत रहेगा, तभी आपको स्वस्थ डेमोक्रेसी, जिस स्वस्थ जनतंत्र की झलक आपको देखने को मिल सकती है। और ये ऐसा लग रहा है कि ये केजरीवाल का फिनोमिना बिहार में नहीं है, ये वाकई में एक दूसरा फिनोमिना है। और चाहे आप कुछ भी कह लें, आप छदमी कह लें, सीआईए का एजेंट कह लें, डीप स्टेट का एजेंट कह लें, वो सब आप कहते रहें, ये सारी बातें आम जनता को समझ में नहीं आती हैं। आम जनता को वो नैरेटिव समझ में आ रही है जो अभी एक पार्टी और उनके मुखिया दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर स्ट्रांगली एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और उस नैरेटिव का असर हो रहा है। और ठीक वो कह रहे हैं कि या तो मैं 10 के नीचे रहूंगा, अन्यथा अगर बात चली तो हम 150 पार करेंगे, मतलब स्वीप कर सकते हैं। उसकी स्थिति बन रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि स्वीप करने की दिशा में वो बढ़ सकते हैं? क्योंकि जनता ये रिस्क ले सकती है। अब उसका
सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि क्यों जनता ऐसा कर सकती है, क्यों जनता जातियों को इस बार छोड़ सकती है, क्यों जनता इस बार संप्रदाय को छोड़ सकती है। और उसके लिए महज 100 दिन का वक्त है। मतलब सरकार बनने के 100 दिन का वक्त। 100 दिन में अगर वो बातें पूरी नहीं हुई तो जनता के पास फिर एक ऑल्टरनेट होगा। अब ये जो तुरूप का पत्ता है, ये जो डेडलाइन है, वो ऑलमोस्ट राइट टू रिकॉल से 4 कदम आगे है। राइट टू रिकॉल में तो आप ये कहते हैं कि जनता को फिर दोबारा अधिकार हो कि वो उसे वापस बुलाए। यहां ये कहा जा रहा है कि अगर 100 दिन में ये 6 मुद्दे पूरे नहीं हुए तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। जो भी नई सरकार बनेगी उसको इस्तीफा देना होगा। और जो भी नई का मतलब, जिस पार्टी के तरफ से ये घोषणा हो रही है, ये वायदे किए जा रहे हैं, उस पार्टी की सरकार अगर बनती है, जनता ने विश्वास अगर जताया और उनकी सरकार बन गई और बनने के बाद उन 6 वायदों को वो पूरा नहीं कर सकी, तो वो सरकार 100 दिन के अंदर में इस्तीफा दे देगी। ये जो वचन है, ये छठा वचन जो है, 6 वचनों में सबसे जो आखिरी वचन है, जो उनकी घोषणा पत्र के पहले पन्ने पर है, ये वचन ऐसा है मित्रों, जो किसी भी आइडियोलॉजी को तार-तार करने के लिए काफी है। और अगर किसी एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को जिसे आप बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं स्टार्टअप, मैं उसे स्टार्टअप नहीं कहता हूं। पार्टियां स्टार्टअप नहीं हो सकती। जब आप स्टार्टअप कहते हैं तो उसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का एक एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। हालांकि उसमें भी अ, लोगों के कल्याण की भावना छिपी होती है, लेकिन मुख्य जो उनका उद्देश्य होता है वो होता है बेनिफिट के तरफ, लाभ कमाने की तरफ। तो राजनीतिक पार्टियां हमेशा लाभ के लिए नहीं जा रही है, इसलिए स्टार्टअप शब्द का, क्योंकि शब्द के अपने महत्व होते हैं, उसके मायने होते हैं। और ये जो एनालिस्ट चुन चुन करके ये जो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे युद्ध अगर आप कहेंगे तो चुनाव में आप फिर युद्ध करवाएंगे, लड़ाई करवाएंगे, गोली चलवाएंगे। युद्ध नहीं होना चाहिए। चुनाव है, एक संघर्ष है, तर्कों के संघर्ष हैं, तर्कों के बाण चलेंगे। आप कह सकते हैं कि तर्कों के बाण चलेंगे, साक्ष्यों के बाण चलेंगे, शब्दों के बाण चलेंगे, ये सारी बातें आप कह सकते हैं। लेकिन वो युद्ध भूमि नहीं है। लेकिन कहते हैं लोग युद्ध भूमि में। खैर, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो लोग एनालिस्ट वगैरह चर्चा करते रहते हैं कि ये स्टार्टअप है, मैं स्टार्टअप कहने से बचता हूं। लेकिन एक बात मित्रों आप मान के चलिए, अगर अगर प्रशांत किशोर अपना छठा वचन, अब वो 7 वचन 7 फेरे होते हैं जिसमें 7 वचन लिए जाते हैं, अगर ये अपना छठा वचन जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं 6 वचनों में, अगर ये छठा वचन पूरा कर दिया, मतलब बाकी जो 5 वचन उन्होंने दिए हैं, अगर उसकी वो पूर्ति नहीं किए और वो छठा वचन पूरा कर दिया, तो समझिए प्रशांत किशोर लार्जर देन लाइफ बन जाएंगे। उनकी पार्टी कथनी और करनी में मेल स्थापित करने वाली पार्टी बनेगी। और यही जो पॉलिटिक्स ऑफ ट्रस्ट है, जिसका इंतजार है पूरे देश में, जिसका इंतजार है देश के कोने कोने को, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ ट्रस्ट है, भरोसे की राजनीति है, अगर ये बहाल कर पाए प्रशांत किशोर, तो फिर प्रशांत किशोर भूतो न भविष्यति होंगे। इसे आप रोक नहीं सकते हैं। अब वो छठे में से जो, अब उसके पहले आइए जो पांचवा उनका वचन है, वो बड़ा ही शानदार है। वो छठे वचन से भी अधिक है। और वो वचन है जो सबको एक बारगी लोगों को उनके तरफ आकर्षित कर रहा है। नौकरी दे देंगे, डिपार्टमेंट खोल देंगे, स्कूल की व्यवस्था करेंगे, ये सारी बात तो है ही है। सबसे बड़ी बात है जिस बात का जिक्र कभी अरविंद केजरीवाल भी करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो खैर भारतीय राजनीति के एक ऐसे
शिखंडी साबित हुए या एक ऐसा ब्लॉट है जिसकी चर्चा करनी नहीं चाहिए लोगों को। उनको तो उठा करके कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। धूर्तता, झूठ और मक्कारी की अगर कोई एक बड़ी मिसाल हो सकती है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा, लेवियथन जो थ्योरी उन्होंने दिया कि साहब हम तो मैकियावेलियन थ्योरी में वो यकीन करते हैं कि राजा बोलने के पहले बोलता ही है, उनको भाव बदल लेना चाहिए, उनको भाषा, उनको अपनी वेशभूषा बदलते रहनी चाहिए राजा को। ये मैकियावेलियन थ्योरी है। राजा को झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन चाणक्य ऐसा नहीं कहते हैं। तो चाणक्य के प्रदेश में चाणक्य की भाषा का प्रयोग करते हुए चाणक्य के वचनों और चाणक्य के आचरण पर, भले ही उनका पास्ट कुछ भी हो, उस पर भूल जाइए आप। पास्ट में उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है, जहां किया उन्होंने सेवा किया, सेवा के बदले में उनको पैसा मिला। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, वो बेईमानी से, छल से उन्होंने पैसे नहीं कमाए। ये एक बात और है कि प्रशांत के कुछ कुछ बातें जो पॉलिटिक्स में कम से कम इन्वॉल्व हुई, जिसमें कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, जिसमें वर्कर्स साइडलाइन हुए और फिर एक प्रोफेशनल सेटअप बनाया गया, हो सकता है कि उसकी मजबूरी हो या नए जमाने की डिमांड हो और वो चल गया। तो उस पर विरोध क्यों होना चाहिए? सारी पार्टियां ये काम कर रही हैं, सारी पार्टियों के पास पेड वर्कर हैं। ऐसा नहीं कि प्रशांत अकेले उनके पास पेड वर्कर हैं, सारी पार्टियों के पास पेड वर्कर हैं। ठीक है, पार्टियों के पास वर्कर भी हैं, प्रशांत के पास भी वर्कर होंगे, पेड वर्कर भी होंगे, प्रोफेशनल्स अलग होंगे, नॉन प्रोफेशनल्स अलग होंगे, जो राजनीतिक रूप से उनके वर्कर बने हैं, वो भी अलग बात है। अभी हम उनको भूल छोड़ देते हैं। जो पांचवा उनका जो सबसे बड़ा वचन है, वो वचन है मित्रों, 100 लोगों की सूची उन्होंने बनाई है, नेताओं और अफसरों की। तो नींद उड़ी हुई है नेताओं की और अफसरों की। और जब ये अफसर, मैंने कहा ना कि अफसर और नेता, कल मैंने बताया था कि सासू मां का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। ये नेता और अफसर जब अलायंस में आते हैं तो बड़ा कमाल काम करते हैं। भ्रष्टाचार का शिखर वो छू लेते हैं। तो भ्रष्टाचार के शिखर को उन्होंने छुआ है। ये 100 लोगों की लिस्ट हो सकता है 150 हो जाए, हो सकता है 200 हो जाए। लेकिन अगर हम तत्काल सिर्फ इतना ही फिर बात करें कि जो प्रशांत कह रहे हैं कि 100 लोगों की उन्होंने सूची बनाई है, भ्रष्टाचारी नेताओं की और भ्रष्टाचारी अफसरों की, और उनके खिलाफ कह रहे हैं कि 12 महीने के अंदर स्पेशल कोर्ट को बिठा करके, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के माध्यम से स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चला करके, सजा सुना करके, उनके द्वारा लूटे गए पैसों को लेकर के बिहार के सरकारी खजानों में जमा करने की बात कर रहे हैं। ये मास्टर स्ट्रोक है। ये बात मोदी जी भी करते थे, मोदी जी आगे भी कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने, अब मोदी जी ये बात जाकर के अगर बोलेंगे तो थोड़ा लोग उनको शंका की नजर से देखेंगे, क्योंकि मोदी जी ने अभी तक किसी को जेल भेजा नहीं। फास्ट ट्रैक में तो हुए मुकदमे, लेकिन कोई जेल गया नहीं उस तरह से। एक आध दो कुछ लोग गए हैं जेल, लेकिन उस तरह से, जिस तरह से जानी चाहिए, वो बात हुई नहीं है। तो अब मोदी जी को लोग इस पर सवाल करेंगे, लेकिन मैं अभी मोदी जी की बात अभी नहीं लाता हूं, क्योंकि ये जो मैंने शुरुआत में मैंने आपको कहा कि ये जो नारा आ रहा है कि मोदी तुमसे बैर नहीं, भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, ये जनसुराज का नारा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये नारा मोदी समर्थकों का है। और अद्भुत है, मैंने कई लोगों से पटना में, नॉर्थ बिहार में, साउथ बिहार में, बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां मैंने बात नहीं की, मैंने तकरीबन 15-20 टेलीफोन कॉल्स किए अलग अलग जोन में और अलग अलग वर्ग के लोगों से। सबने यही बात कही मित्रों कि साहब, हम मोदी के तो समर्थक हैं, हम मोदी को वोट देंगे भी, लेकिन हम देंगे, हमारे जो और समर्थक हैं मोदी को, वो मोदी को वोट देंगे कि नहीं देंगे, मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि नीतीश के खिलाफ सीवियर एंटी इनकम्बेंसी है। नीतीश के बारे में भी उन्होंने कहा कि नीतीश कोई बेईमान नहीं है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन भ्रष्टाचार जो प्रशांत कह रहे हैं वो बिल्कुल पीक पर है। और ये भ्रष्टाचार जंगल राज के भी जमाने में नहीं था, लालू के राज में भी नहीं था, ये लोगों का कहना है। तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं है,
मोदी को वो चाहते हैं, मतलब मोदी की साख बरकरार है। मोदी को वो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर चाहते हैं। बिहार में वो बदलाव देख रहे हैं और उस बदलाव की कड़ी में ये जो उनके 7 निश्चय हुआ करते थे, इनके जो 6 निश्चय हैं, वो बवाल खड़ा कर रहा है। और इनके तर्कों के सामने ये जो सामाजिक न्याय वाले हैं, वो बगलें झाँक रहे हैं। उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मोदी परिवारवाद की राजनीति को सामने में रख करके अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नामदार और हम हैं कामदार। प्रशांत किशोर ना नामदार कह रहे हैं ना कामदार कह रहे हैं, सीधा अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की राजनीति पिछले 35 वर्षों से वो सत्ता में है। राजनीति तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन सामाजिक न्याय वाले पिछले 35 वर्षों से सत्ता में हैं और आंकड़ा दे रहे हैं वो कि 3% दलित मैट्रिक पास नहीं कर पा रहा है। 5% अति पिछड़ा मैट्रिकुलेशन पास नहीं कर पा रहा। 7% मुस्लिम मैट्रिक पास नहीं कर पा रहा है। अब ये बोलती बंद कर रहा है और ये आप देखेंगे बिहार की सड़कों पर आप चलें, बिहार के गांव में जाएं, मुफस्सल इलाकों में जाएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाएं, ब्लॉक में जाएं, सब डिवीजन में जाएं, जहां जाएंगे आपको इस आंकड़े को आप साफ देख भी सकते हैं कि दलित समुदाय में जो उनके बच्चे हैं वो वाकई में 3% से ज्यादा मैट्रिकुलेशन नहीं है। पिछड़ों में 5% से ज्यादा नहीं है, मुसलमानों में तो बिल्कुल नहीं है। तो ये स्थिति अगर 35 वर्षों का लब्बो-लुआब प्रशांत आपके सामने रख दे, तो प्रत्यक्ष को फिर प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब इसका कोई जवाब माननीय तेजस्वी जी के पास नहीं है, माननीय राहुल जी के पास नहीं है, क्योंकि ये सभी टेस्टेड हैं। क्यों सीन बन रहा है ये मैं बता रहा हूं आपको प्रशांत की तरफ। और क्यों लोग कह रहे हैं कि मोदी तुमसे बैर नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। क्यों कह रहे हैं? ये न तो इवन बीजेपी का भी नारा कैसे हो सकता है? बीजेपी का तो खैर नारा हो ही नहीं सकता, जेडीयू का भी नहीं हो सकता और ये जनसुराज का भी नारा नहीं है। ये जनता का नारा है जो दबी जुबान चल रहा है। वो कोई सड़क पर आकर के नारेबाजी नहीं कर रहे हैं। लेकिन फोन पे अगर मेरे जैसे व्यक्ति को अगर मैं फोन करूं, किसी से बात करूं कि भाई माहौल क्या है जरा बताइए, और वीडियो कॉल में करता हूं, मैं बजाबता उनके 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 हाव भाव को रीड करने की कोशिश करता हूं कि इनके कहने में सत्यता कितनी है या जो कुछ भी ये कह रहे हैं वो मीन किया जा सकता है कि नहीं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो यही है कि मोदी में भरोसा है, मोदी पर विश्वास है, मोदी के विश्वास में कोई कमी नहीं है। मोदी ने जो किया है उसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं। अब वो कहते हैं कि प्रशांत कहते हैं कि मोदी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन जनता में ऐसी बात नहीं है। जनता कहती है कि नहीं मोदी ने बिहार के लिए किया है। सड़कों का अगर जाल बिछा है ये मोदी की वजह से है, नीतीश कुमार की वजह से नहीं है। लेकिन जब वो लोग जनता इस बात का जवाब देते हैं तो फिर प्रशांत कहते हैं तो कोई एहसान नहीं किया है। ठीक बात है, एहसान नहीं किया। नेता कोई एहसान नहीं करते, नेता को तो करने के लिए थयेंगे। लेकिन मोदी ने नहीं किया है ये लोगों को नहीं जच रहा है। मतलब लोग कह रहे हैं कि मोदी ने किया है और ये अगर उस टेन्योर को हटा दें तो काम हुए हैं, सड़कों के जाल बुने हैं, अच्छे बड़े-बड़े अ, नदियों पर पुल बने हैं, अकेले गंगा नदी पर एक से एक ब्रिज बने हैं। हाँ, ये बात जब वो कहते हैं कि गुजरात और बिहार की जब वो तुलना करते हैं, तो फिर फिसड्डी हो जाता है मामला। तो जो मोदी की सराहना कर रहे हैं, वो वोटर अपने तर्क दे रहे हैं कि नहीं-नहीं मोदी ने ये काम किया है। मोदी हमारे अकाउंट में पैसा पहुंचा रहा है। किसान निधि के बारे में कह रहे हैं कि पूरे देश में सबसे कम किसान निधि बिहार के किसान के अकाउंट में जा रहा है। ये बात सही है। क्यों? उसके लिए स्थानीय सरकार दोषी है, मोदी दोषी नहीं है। मोदी अपने तरफ से देश भर के किसानों के खाते में डाल रहा है। लेकिन अगर जो डेटा है, वो तो रेस्पेक्टिव स्टेट को देना पड़ेगा। और वहां अगर वो डेटा रेस्पेक्टिव स्टेट नहीं देती है, तो वो रेस्पेक्टिव स्टेट के हाँ, अभी आप ये कह सकते हैं कि वहां तो आप सरकार में हैं, वो दबाव बनाइए आप। ये ठीक बात है, तो वहां आपकी नाकामी है। अब सवाल है कि जो प्रशांत किशोर नैरेटिव बुन रहे हैं कि अगर आपके बच्चों को
गवर्नमेंट स्कूल बेहतर हम तत्काल जब तक बन रहा है, बेहतर कर रहे हैं, तब तक हम प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाइए, वो पैसा सरकार देगी। अब ये लोगों को लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं कि 60 वर्ष की जो ऊपर की महिलाएं हैं, वो 2000 रुपए उनको सरकार बनेगी और पहले क्लिक में उनको 2000 मिलना शुरू हो जाएगा। प्रशांत ये नहीं कह रहे हैं कि सबको नौकरी दे देंगे, नौकरी दे देंगे। वो कह रहे हैं कि एक अलग से डिपार्टमेंट बना करके, ये पूरा रिसर्च करके, शोध करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि बताने की नहीं, इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे कि 1 साल में जो 50-60 लाख जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, जो मजबूरी में बाहर कहीं जाकर के नौकरी कर रहे हैं, उनको बुला करके 12 महीने के अंदर कैसे सेटल डाउन किया जाए बिहार के अंदर। अच्छी बात है। और वो कह रहे हैं कि इन सभी कामों पर अगर एक साथ शराब के ऊपर उन्होंने साफ कहा कि शराबबंदी हम पहले दिन घोषणा करेंगे शराबबंदी को खत्म करने के लिए, और उसके लिए कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, मालामाल कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं शराब की, और इसमें नेता, पुलिस और बड़े ऑफिसर शामिल हैं। मतलब बड़े ऑफिसर का मेरा मतलब है कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है और उधर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी शामिल हैं। तो ये शासन प्रशासन दोनों मिलकर के बारे न्यारे कर रहे हैं, उस पर प्रशांत का सीधा अटैक है। और ये जो 100 लोगों की सूची बता रहे हैं प्रशांत किशोर, और उसमें जो अफसर और नेताओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, ये पाथ ब्रेकिंग होगा बिहार की जनता के लिए। ये आप बांध लीजिए इसे आप। और इस मामले में प्रशांत जिस तरह से अग्रेसिव हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। प्रशांत कह रहे हैं कि हमको धैर्य है, हम धैर्य के साथ चलेंगे। वो जल्दबाजी में नहीं है अरविंद केजरीवाल की तरह। प्रशांत धैर्य रख रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, इस बार अगर मैं सफल नहीं होऊँगा तो अगला 5 साल और करूँगा। 10 साल के बाद ही हम निर्णय लेंगे कि हाँ, मेरी स्थिति है, बिहार में रहने लायक हैं या नहीं है। ये अच्छी बात है। अब प्रशांत की जो बैक हिस्ट्री है, प्रशांत गांधीयन हैं, प्रशांत सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, अब उन पर चर्चा हो सकती है साहब। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रशांत सबसे लाठी लेने लगे, हर जगह जाकर के सनातन का गीत गाने लगे, ये भी मुश्किल है। तो जिनको सनातन का गीत गाना है उनको गाना ही पड़ेगा, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं अगर मोदी के साथ खड़ा हूं इस मुद्दे पर, सनातन के मुद्दे पर, लेकिन बाकी मुद्दे पर मेरे मेरे बात से नहीं, जनता की मैं बात कर रहा हूं कि जनता मोदी के साथ खड़ी है। लेकिन मोदी को ये बताना पड़ेगा सम्राट चौधरी के बारे में, अशोक चौधरी के बारे में, चीफ सेक्रेटरी के सासू मां के बारे में, और ये अब गांव गांव चलेगा। मैंने कल भी अपने कार्यक्रम में कहा था कि प्रशांत की जनसुराज पार्टी से अधिक कार्यकर्ता आज के दिन में किसी के पास नहीं है। अब एक चुनौती खड़ी हो गई है, सबसे बड़ी चुनौती है संघ के लिए। जब तक संघ बाहर से जाकर के और अपने रिसोर्सेस को, बिहार के अपने अपने संगठन को जब तक एक्टिवेट नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल है। राह बहुत कठिन हो गई है, डगर बहुत कठिन है। और धीरे धीरे देखते जाइएगा आप, जैसे जैसे ये इलेक्शन करीब आएगा, वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि प्रशांत बनाम एनडीए हो जाएगा। ये राहुल तेजस्वी तो हवा में हो जाएंगे, उसकी चर्चा ही नहीं होगी। इस तरह से मामला बनता जा रहा है। और अगर ये ट्रायंगुलर चुनाव के बजाय बाइपोलर हो गया तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी वो कहते हैं ना कि जो रेस चल रहा है, 16 मीटर का जो रेस होता है, तो पहला 200 300 में आपको लग रहा है कि सब बराबर चल रहा है या जनसुराज बहुत पीछे है। लेकिन हो सकता है कि 400 मीटर के बाद जनसुराज आगे बढ़ेगी, और 600 मीटर के बाद फिर जनसुराज आगे बढ़ेगी। 800 मीटर 900 मीटर आते आते या 1000 मीटर आते आते जनसुराज और महागठबंधन और एनडीए बराबर चलने लगेगी। और उसके बाद 1200-1400 मीटर के बाद जनसुराज ने अगर ताकत लगा दी और जनता को कन्विंस कर दिया, और जनता कन्विंस हो गई,
जनता सिर्फ इस बात पर कन्विंस हो जाए कि 100 दिन का ही तो मामला है, नवंबर में चुनाव होने हैं और 100 दिन में अगर जनसुराज नहीं कर पाएगी तो ये खुद ही कह रहा है कि हम इस्तीफा दे देंगे। तो अगर जनता को ये बात पसंद आ गई कि 100 दिन का रिस्क लिया जा सकता है और वो कह रहे हैं कि मेरी सरकार अगर नहीं बनी, मानिए अगर मुझे मेजॉरिटी नहीं आई, मैं अलायंस नहीं करूंगा, फिर हो जाए चुनाव, कोई बात नहीं है। तो जो स्टेटेड स्टैंड है, मुझे नहीं मालूम कि पॉलिटिक्स जो है ये एक कॉम्बिनेशन भी है संभावनाओं का, लेकिन प्रशांत पहले से ही उन संभावनाओं को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अलायंस में जाऊंगा ही नहीं, अगर मुझे 20 सीटें आई तो ना तो मैं इसके साथ बैठूंगा ना मैं उसके साथ बैठूंगा। वो अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं कि कांग्रेस से भी पिंगे बढ़ा करके और सरकार बना ले, ऐसा नहीं करेंगे प्रशांत। प्रशांत कह रहे हैं कोई बात नहीं है, नहीं मिला सीट, हम दोबारा जाओ चुनाव में, राष्ट्रपति शासन लगाना है लगाओ, लेकिन इलेक्शन में लेके चलो। अब ये स्टेटेड जो स्टैंड है, जो प्री इलेक्शन वो बोल रहे हैं, और प्रशांत कह रहे हैं कि अगर मैं झूठा साबित हुआ तो मैं सदी का सबसे बड़ा ठग कहलाऊंगा, और मैं ये तोहमत लेना नहीं चाहता हूं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जिस तरह से प्रशांत चुनौती दे रहे हैं रेवंत रेड्डी को, जिस तरह से प्रशांत चुनौती दे रहे हैं अन्य नेताओं को कि होश में रहिए, जैसे वो राज ठाकरे को लुम्पिन कह रहे हैं, या अन्य लोगों को जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं, उस चुनौती से स्पष्ट लगता है कि प्रशांत के मन में सिर्फ बिहार नहीं है, बिहार के बाहर सोच रहे हैं प्रशांत। और मैंने कल भी आपको कहा था कि अगर प्रशांत की सफल हुए तो अगला निशाना सबसे पहले दिल्ली ही होगा। इसलिए दिल्ली के नेताओं को बड़े चाक चौबंद रहने हैं, ध्यान रख लीजिए। दिल्ली में आपकी दाल बहुत कठिन होने वाली है अगर प्रशांत बिहार में सफल हो गए तो दिल्ली में जो ये चल रही है ना, ये दिल्ली में दिल्ली के नेता सजग हो जाएं। तो प्रशांत की मैं समझता हूं कि यह भी बहुत बड़ी उपयोगिता होगी कि आम जन को रिलीफ मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टियां रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगी, उनको परफॉर्मेंस के लिए प्रशांत बाध्य कर देंगे। इतनी भी बड़ी बात अगर हो गई तो समझिए प्रशांत जीत गया। प्रशांत फिर हारा नहीं, प्रशांत समझिए जीत गया। अगर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, जो वो कहते भी हैं भाषण में कि अगर मेरी बात, अगर वो अच्छे कैंडिडेट दे देते हैं और मेरे पास कैंडिडेट नहीं है तो मैं अपने वर्कर को कहूंगा कि अच्छे कैंडिडेट को वोट दो, लेकिन उनको मालूम है कि ये अच्छे कैंडिडेट नहीं देंगे, ये भ्रष्टाचारी जो हैं वो नहीं देंगे। अब मोदी जी हो सकता है कि देने की कोशिश करें, लेकिन मुझे नहीं मालूम। जब कमरिया हिले लापालौप वालों को आप लाएंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इसका मतलब ये नहीं है कि पवन सिंह की मैं आलोचना कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं उस सिंगर की आलोचना नहीं कर रहा हूं, सिंगर की तारीफ कर रहा हूं। सिंगर हैं, सिंगर के लिए उनको जितनी पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए उनको मिल रही है, जितना समर्थन उनको मिलना चाहिए उनको मिल रही है। हम भी उनके प्रशंसक हैं, बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, हम उनके प्रशंसक हैं। तो अगर आप ऐसे एक्टर को अपनी पार्टी में लाते हैं तो उससे बिहार का क्या भला होगा? वही नाच गाना चलता रहेगा? ये बहुत गंभीर सवाल है। चुनाव जीते जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और चुनाव जीत करके पहले सरकार बनाना जरूरी है, ये बात ठीक है, मैं मानता हूं, सारी बात मानता हूं। और कोई प्रशांत भी कोई इससे अलग नहीं है, प्रशांत भी अक्षरा सिंह वगैरह के साथ घूमते घूमते हैं, वो अलग विषय है। चुनाव जीतने के लिए आप सारे तिकड़म करिए, लेकिन एक स्थापित पॉलिटिकल पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, अगर अंत में पवन सिंह के आश्रय काम करना पड़ रहा है तो ये बहुत चिंतनीय है। और मैं अपने बीजेपी के सभी मित्रों से यह आग्रह करूंगा कि इस पर थोड़ी चिंता कीजिए कि आज आपके पास मोदी हैं, आपके पास अमित शाह जी हैं, उसके बाद भी आपको पवन सिंह जी को लाना पड़ रहा है, तो मुश्किल में तो आपको प्रशांत जी ने डाल दिया है। अब ये और बात है कि उनकी काट के लिए अक्षरा जी को प्रशांत जी ले आए या किसी और एक्ट्रेस को ले आए, मुझे लगता नहीं है। और जिस तरह से मैं प्रशांत को देखता हूं, प्रशांत एक जिद्दी बच्चे की तरह, वो कहते हैं तो क्या कर लेंगे, देखेंगे ना, उनको हम वहीं पर आकर के हराएंगे। ये जोश है, ये उनके, आप समझिए उनकी युवा शक्ति को एक प्रकार से आंदोलित करता है, और ये जरूरी है नेता के लिए। नेता को कभी कभी ऐसा व्यवहार करना पड़ता है, वो उनका एनर्जी लेवल अपने वर्कर को दिखाना पड़ता है कि हमारा एनर्जी कभी किसी भी सूरत में नीचे नहीं है, मोरल उससे हाई होता है।
और जब आपका मोरल हाई होता है तो एक वर्कर फिर दूसरा बनाता है, तीसरा बनाता है और फिर वो चेन बनता है और फिर धीरे-धीरे उसके रिजल्ट आने शुरू होते हैं। प्रशांत झकझोर चुके हैं बिहार की राजनीति को और आपको मानना पड़ेगा कि जैसा मैंने आपको बताया 1600 मीटर रेस की बात, वो धीरे-धीरे आप देखिएगा अक्टूबर अंत होते-होते 5-6 तारीख को घोषणा हो जाएगी चुनाव की और उसके बाद प्रशांत ने जो वायदे किए हैं और जो जो स एक प्रकार से कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं स्मार्ट कम्युनिकेशन, आप नैरेटिव को सामने रख रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ये 4, 5, 6 मुद्दे हैं। ये 6 मुद्दे मैं 100 दिन के अंदर में डिलीवर करूँगा, नहीं तो इस्तीफा दूँगा। ये बात जो है, ये पुल करेगा और ये कास्ट ब्रेक कर देगा। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा दे रहा हूँ आपको कि 40 वर्ष से जो कम उम्र की जो आबादी है बिहार में, वो लगभग 46-47% है, 40 साल से कम। और वो जो 46-47% है, उसमें अगर आप 30 से कम उम्र में चले आएँ, तो वो भी लगभग 22-23% है। उसका भी आंकड़ा छोटा नहीं है। अब अगर आप सोचिए यंगस्टर ने मन बना लिया कि हमें चाहे हम हारे चाहे जीते, हम प्रशांत को वोट करेंगे। अगर मन बना लिया, तो फिर ये सारे जो आंकड़े हैं ना, ये कास्ट का ये आंकड़ा और 14% मुसलमान 17% मुसलमान, 14% यादव, 5% कुर्मी, 5-6% कुशवाहा, ठाकुर, ब्राह्मण, पासवान, ये सबके सब धूल चाटने लगेंगे। ये आंकड़ेबाजी सिर्फ फाइलों में रह जाएगी और फिर जात ब्रेक कर देंगे प्रशांत। और अगर बिहार में जात को प्रशांत ने ब्रेक कर दिया, तो ये फेनोमेना सिर्फ बिहार तक स्था नहीं रहेगा सीमित, ये फेनोमेना बढ़ेगा और जैसा मैंने आपको बताया, अगला निशाना दिल्ली होगा। तो सतर्क हो जाइए सभी राजनीतिक पार्टी। जो काम केजरीवाल से हो नहीं पाया, वो संभव है पीके कर गुजरे। और अगर पीके ने ये मान लिया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा और मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मतलब हम सत्ता की चाबी अपने पास रखेंगे, हम सत्ता में डायरेक्ट शामिल नहीं होंगे। और अगर ऐसा हो गया, फिर तो समझिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगा अन्य पार्टियों के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही गलती अरविंद केजरीवाल ने कर दी। छोटे छोटे कद के बौने कद के आदमी बौना ही सोचेगा। तो अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के सबसे बौने व्यक्ति हैं और ये बात साबित हो गई। तो बौना व्यक्ति बहुत लंबा दिख नहीं सकता, उसका इमेज लंबा करने की कोशिश करेंगे तो दिखेगा नहीं। वो आखिरकार फिर आईना उसको पकड़ लेता है। तो जो इमेज है वही आएगा फिर, जो सच्चाई है वही सामने आएगी। तो अगर प्रशांत ने केजरीवाल से कुछ सीख ले ली है, जो दिख रहा है कि शायद उन्होंने सीख ले ली है, तो बहुत मुश्किल घड़ी आने वाली है बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए। बीजेपी के सामने अभी एक तुरूप का पत्ता है, मोदी के रूप में। मोदी के रूप में तुरूप का पत्ता है। एनडीए की स्थिति बहुत खराब है भी नहीं बिहार में, लेकिन चुनौती है और आप मान के चलिए कि चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आएंगे, एनडीए की चुनौती बढ़ती जाएगी। लालू यादव का कुनबा तो समझिए कि बिल्कुल ध्वस्त होने वाला है। वो स्थिति होने वाली है ऐसा प्रतीत हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि चुनाव में क्या होगा, कैसे ऊंट किस करवट बैठेगा, ये मैं नहीं कह सकता। अभी से मैं कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहा हूं। तेजस्वी यादव के भाग्य अच्छे हैं। उनकी कुंडली हमारे ही चैनल पर एक व्यक्ति कह रहे थे कि बनने के हैं आसार उनके मुख्यमंत्री बनने के, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कहना बहुत मुश्किल है। प्रशांत ने एक बात तो जरूर है, राजनीतिक पार्टियों को अलर्ट कर दिया है। बाकी आप उनकी आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, ये करना चाहिए लोगों को। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राजनीति में उतर के इस तरह का काम कर रहा है, तो ये ध्यान रखना चाहिए हमको, आपको नजर खोल के रखनी चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो इम्पैक्ट इवैल्यूएशन तो यही है कि उनको आप देखिए कि जातीय जनगणना से ही उनको मात दे रहे हैं। उन्हीं जातीय जनगणना से आंकड़ा निकाल के अब उनको कह रहे हैं कि दलितों के 3% बच्चे मैट्रिक नहीं पास कर पा रहे हैं, पिछड़ों के 5% बच्चे, अति पिछड़ों के, और फिर 7% मुसलमानों के। फिर आप इसका क्या जवाब देंगे? बहुत मुश्किल है, कठिन डगर है। चुना प्रशांत ने कठिन डगर है।
बाकी लोगों के लिए उन्होंने डगर को और कठिन बना दिया है। तो देखिए, आने वाले दिनों में और भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। हम कोशिश करेंगे कि बिहार के कुछ पत्रकार मित्रों से आपको रूबरू कराएँ अपने एक प्लेटफ़ॉर्म पे, वो भी हम उस चर्चा को भी आगे बढ़ाएँगे। फिलहाल हमारे इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।